दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। चुनाव चल रहे हैं। चुनाव यानी लोकतंत्र का महापर्व और वो चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चल रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड की कागजी बातें अमल में लाने के दम भरने शुरू कर दिए गए हैं। सबको समान अवसर की बातें चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन क्या चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं देता कि रोज बरोज किसी न किसी विपक्षी नेता और अब तो सीधे सीधे कैंडिडेट को नोटिस देने का दौर चल रहा है। किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो रही है, किसी राज्य के किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जर्वर की गिरफ्तारी हो रही है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी की गिरफ्तारी या समन की स्थिति है। हालात ये है कि जांच एजेंसियों के माध्यम से इस देश के चुनाव को बिल्कुल वैसा बनाने की कवायद हो रही है जैसा चुनाव 1985 में पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने कराया था। लोकतंत्र लाने के नाम पर, लोकतंत्र का सुनहरा सपना दिखाकर, मार्शल लॉ को खत्म करने की बात कर जो चुनाव जनरल जियाउल हक ने कराया था, क्या वही चुनाव भारत में मौजूदा चुनाव आयोग सत्ता की गोदी में बैठकर करवा रहा है? चुनाव आयोग की ताकत कितने हैं, इसे समझने के लिए आज मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की। पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, अब रिटायर्ड हो चुके हैं और चुनाव आयोग को बहुत बारीकी से समझते हैं। जब उनसे मैंने पूछा कि टीएन सेशन होते तो इस गतिविधियों पर क्या करते, तो उनका सीधा जवाब था कि टीएन सेशन होते तो एक लाइन का सर्कुलर निकालते और उस सर्कुलर के माध्यम से ये बताते कि जब तक चुनाव की आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा तब तक कोई भी जांच एजेंसी किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेगी और चुनाव आयोग ये देखेगा कि ये गिरफ्तारी की कोशिश ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड या राजनीति से प्रेरित तो नहीं है और परमिशन देगा तब जाकर गिरफ्तारी होगी। लेकिन आज का चुनाव आयोग, क्या यह आदर्श आचार संहिता या टीएन सेशन से प्रेरित है या यह चुनाव आयोग चंडीगढ़ में लोकतंत्र का लुटेरा अनिल मसीह से प्रेरित है? यह इस देश की जनता भी जानना चाहती है कि हो क्या रहा है देश में। आज की गतिविधियां देखिए, एक के बाद एक। पहली गतिविधि ईडी की, सुबह 9 बजे उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर नाम के अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से किया 9 बजे और 10 बजते बजते उसे ईडी का नोटिस मिल गया। कहा गया कि कोई कथित खिचड़ी घोटाला हुआ था। जब तक उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेचर अनाउंस नहीं किया था तब तक ईडी सोई हुई थी या तब तक ईडी शायद भांग खा चुकी थी या कोई नशे की गोली लेकर सोई हुई थी। उसे पता ही नहीं था कि अमोल कीर्तिकर को नोटिस भी भेजना है। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया उस व्यक्ति को, वैसे ही भांग का नशा भी शायद उतर गया हो या पता नहीं कौन सी फुर्ती थी जो ईडी में आ गई। आनंद फानन में टाइप कराया गया और उसे नोटिस दिया गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही है केरल में जो बिहार में राज ठाकरे की पार्टी की है, जो उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे की पार्टी या करुणानिधि की पार्टी की जो स्थिति है वही स्थिति केरल में भारतीय जनता पार्टी की है। अब केरल में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वहां बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री की बेटी वीणा और उनके स्वामित्व वाली, उनकी मिल्कियत वाली एक आईटी कंपनी है, उसे नोटिस जारी किया गया ईडी का, उसे पेश होने को कहा गया। उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता हड़क सिंह रावत, जो अभी उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के चुनावी कमान को देख रहे हैं, उन्हें भी ईडी का नोटिस दिया गया। उससे भी आगे बढ़कर देखें तो कल यानी 28 मार्च को महुआ मोइत्रा को ईडी के सामने पेश होना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, फिर आम आदमी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी, उसके पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के जनक सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे उनको घेरने की कवायद, लालू परिवार को घेरने की कवायद, दक्षिण में डीएमके के ऊपर भी नकेल कसने की खबरें अलग से, बीआरएस पार्टी की नेता और तेलंगाना में सांसद के कविता की गिरफ्तारी। ये कब तक चलेगा?
और इसके सहारे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें कब तक होती रहेंगी। आदर्श आचार संहिता के बाद इनमें से अधिकांश मामले सामने आए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे वो मामला केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा का हो, चाहे वो मामला टिकट मिलने के बाद अमोल कीर्तिकर का हो, चाहे वो मामला हड़क सिंह रावत का हो, चाहे वो मामला महुआ मोहित्रा का हो, और चाहे वो मामला कुछ और लोगों का हो, और कुछ और लोगों के नाम आपको आने वाले दिनों में देखने को भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जनरल जियाउल हक ने जो लोकतंत्र के नाम पर जो गंदा खेल खेला था पाकिस्तान में, क्या भारत का चुनाव आयोग भी इसी गंदे खेल को सत्ता की गोदी में बैठकर खेल रहा है? एक वो दौर था जब इलेक्शन कमीशन के नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, और उस परंपरा को, उस लकीर को हमेशा के लिए मिटा देने का काम टीएन शेषन ने किया। मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट ने भी टीएन शेषन को सही पाया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट संविधान के अधीन है, सरकार के अधीन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, चुनाव आयोग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। वो लकीर खत्म कर दी गई, मिटा दी गई, वो लाइन लिखनी बंद हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आज की तारीख में लाइन तो नहीं लिखी जा रही है, लेकिन गोदी मीडिया की तरह क्या गोदी चुनाव आयोग बन गया है, जो इन तमाम वारदातों को लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात को कागजी बनाकर, कागजी साबित करने की कवायद में, और चुनाव आयोग की मर्यादा को टीएन शेषन और जेम्स माइकल लिंगडो जैसे चुनाव आयुक्तों द्वारा खींची गई लकीर को खुद ही मिटाने, उसका चीरहरण करने में लगा हुआ है। क्या ऐसे ही चुनाव होगा? और जब ऐसे ही चुनाव होगा जहां विपक्षियों की जरूरत नहीं होगी, जहां विपक्षी नेताओं को इलेक्शन कैंपेन में उतरने से पहले जेल में डाल दिया जाएगा, कोई ना कोई आरोप लगाकर डाला जाएगा, जो व्यक्ति आरोप लगाएगा वो व्यक्ति खुद ही भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में 50 करोड़ से ज्यादा देकर आएगा, और उसके आरोप पर गिरफ्तारी होगी, फिर न्यायपालिका क्या कर रही है? और जब इस तरह से चुनाव होगा तो क्या इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान नहीं कर देना चाहिए? यह सवाल मौजूदा दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण सवाल, इतना महत्वपूर्ण सवाल यदि देश के सामने खड़ा हो, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के चुनाव को लेकर विपक्षियों के साथ हो रहे ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठाने की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, तो उस दौर में क्या विदेश के डिप्लोमेट्स को, चाहे अमेरिका हो या जर्मनी, कहीं के डिप्लोमेट्स को भारत सरकार तलब करे, क्या यह उचित जान पड़ता है? जॉर्ज फर्नांडिस को इमरजेंसी के दरमियान गिरफ्तार किया गया, और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कोई बड़ी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन क्या उस वक्त नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सभी देशों की सरकारों ने भारत सरकार पर दबाव नहीं डाला था क्या कि किसी भी तरह का फिजिकल हार्म जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नहीं होना चाहिए? तो क्या उस वक्त वहां के राजदूतों को, वहां के एम्बेसी के लोगों को, वहां के डिप्लोमेट्स को तलब किया गया था? क्या राष्ट्रवाद, इतनी बड़ी अफीम, इतना बड़ा जहर, ये चुनावी राष्ट्रवाद, और नागपुर से निकला हुआ चुनावी राष्ट्रवाद, इतना बड़ा जहर इस देश में फैला चुका है, जिस जहर के आगे लोग लोकतंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं? सवाल उससे भी बड़ा है। और जब सवाल सबसे बड़ा है, एक ऐसे दौर में सबसे बड़ा सवाल है जहां इस देश में बेरोजगारी सर उठा के चल रही है, जहां इस देश में महंगाई का आलम यह है कि आम जनता के पॉकेट में पैसा है भी या नहीं, ये हालात इस देश में इस कदर बढ़े हुए हैं कि खुद नरेंद्र मोदी की सरकार, मौजूदा सरकार, बहुत बेशर्मी के साथ ये ढोल पीटती है कि 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर सरकार जिंदा रखे हुए है। यह सरकार का फेलियर है कि इस देश में लोगों के जेब में पैसा नहीं है। वो 5 किलो राशन के बूते, सरकारी राहत के बूते पेट पालने को मजबूर है। और इन हालातों में सर्वोच्च न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? सर्वोच्च न्यायपालिका की भूमिका, और इस देश में न्यायपालिका की भूमिका के 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश में जीवंत न्यायपालिका, संविधान के संरक्षण का अधिकार जिस सुप्रीम कोर्ट को है, उसकी भूमिका इस लोकतंत्र को बचाने में, इस चुनाव प्रक्रिया को बचाने और इसे लेवल प्लेइंग फील्ड में तब्दील करने में कितनी बड़ी हो सकती है। उदाहरण नंबर 1,
फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो एग्जाम्पल जनता दल के आंतरिक चुनाव का है। साल 1997 शरद यादव और लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे। मामला न्यायालय में गया। शरद यादव ने पीके सामंतरे को निर्वाची अधिकारी बनाया, लालू यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को बनाया, लेकिन कोर्ट ने कहा कोई निर्वाची अधिकारी नहीं, भरोसा नहीं था। कोर्ट ने मधु दंडवते को निर्वाची अधिकारी बनाया और जनता दल का चुनाव हुआ। लालू यादव हारे, हारने के पहले ही कहे तो अपनी पार्टी बना लिए और शरद यादव जीते। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। यह 2011-12 का वो दौर था जब सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गोदामों में सड़ रहे अनाज को बांटने के लिए केंद्र सरकार तत्काल 6 महीने के अंदर कानून बनाए, और यदि सरकार कानून नहीं बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बांट देगा अनाज, खुद गोदामों में सड़ रहे अनाज को सड़ने नहीं देगा और खुद देश के गरीबों में बांट देगा। सरकार को फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाना पड़ा, मनमोहन सिंह की सरकार को बनाना पड़ा फूड सिक्योरिटी एक्ट, और जब फूड सिक्योरिटी एक्ट मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया, उसी के तहत आज 5 किलो राशन नरेंद्र मोदी की सरकार उसी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आम लोगों को देकर खुद का ढिढोरा पीट रही है। तो न्यायपालिका चाहे तो कानून तक बनवा सकती है, न्यायपालिका चाहे तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकती है। क्या न्यायपालिका किसी को ऑब्जर्वर नहीं बना सकती चुनाव में? या न्यायपालिका कोई आदेश पारित नहीं कर सकती कि जब तक आचार संहिता की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, और जो गिरफ्तार हैं उन्हें चुनाव तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाएगी? ये सब कुछ माननीय न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ रोस्टर, मानवाधिकार के बड़े पैरोकार माने जाने वाले जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा है। चंद्रचूड़ साहब, एक विनम्र अपील है, यह देश आपको बहुत इज्जत के साथ देखता है, बहुत उम्मीद के साथ देखता है, और उम्मीद तब बढ़ी जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपने फैसला दिया, बेहतरीन फैसला। उम्मीद तब बढ़ी जब महाराष्ट्र के मामले में जो फैसला आपने दिया, जो पत्थर की लकीर खींचने का काम आपने किया, उसके बाद इस देश में राजभवन का दुरुपयोग करके सरकार गिराने की प्रक्रिया बंद हो गई, और उसका नतीजा है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार अब भी चल रही है। बहुत सारे फैसले आपके उम्मीद जगाते हैं, कई बार निराशा भी होती है, लेकिन सवाल जब लोकतंत्र का है, सवाल एक ऐसे दौर में जाकर के खड़ा हो गया है जिस दौर में या तो लोकशाही बचेगी या संघ का चुनावी हिंदुत्व की अफीम बचेगी। जब इन दोनों के बीच इस देश की सियासत और समाज, सिविल सोसाइटी से लेकर तमाम लोकतांत्रिक मान्यताएं आकर के खड़ी हो गई है, तो उस दौर में क्या चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकते? जब राजा इतना डरा हुआ हो कि उसे लोकतंत्र से डर लग रहा हो, राजा इतना डरा हुआ हो कि वो जमहूरियत से भय खाता हो, और राजा इतना डरा हुआ हो जब आम आदमी की जुबान खोलने से वो डरता हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे जरूरी लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सबको समान अवसर की अवधारणा से राजा डरने लगे, और राजा की एजेंसियां कभी ईडी के रूप में, कभी सीबीआई के रूप में, कभी इनकम टैक्स के रूप में इस देश में विपक्ष को खत्म करने पर आमादा होती हुई दिखाई दे, तो क्या चंद्रचूड़ साहब की भूमिका यहां सामने नहीं आती? आदर्श आचार संहिता को पूरी तरह से लागू करवा पाने में जब चुनाव आयोग अपने अंदर अनिल मसीह को देख रहा है, टीएन शेषन को नहीं देख पा रहा है, तो वो दिखाने की ताकत, इतनी अकूत ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर कई बार फ्लोर टेस्ट का आयोजन कराते हैं, चाहे वो बेंगलोर का वाकया हो या मुंबई का वाकया हो, जब सुप्रीम कोर्ट वहां ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकता है। जब चुनाव आयोग बिहार के चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने के लिए केजे राव जैसे व्यक्ति की 2005 में एक रिटायर्ड व्यक्ति की नियुक्ति करके उन्हें पूरे अधिकार सौंप सकता है, लेकिन अब जब चुनाव आयोग पंगु हो चुका है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को ऑब्जर्वर नहीं बना सकता जो चुनाव प्रक्रिया पर नजर रख सके? क्या इस देश में जस्टिस चेलामेश्वर और मदन वी लोकुर जैसे रिटायर्ड जज नहीं है? क्या इस देश में अशोक खेमका और के पाठक जैसे काबिल अधिकारी नहीं है, ईमानदार अधिकारी नहीं है, जिन्हें चुनाव आयोग इस चुनाव का ऑब्जर्वर नियुक्त कर सके? ये हालात जब इस देश में है, तो एक उंगली, एक सवाल
भारतीय संविधान की संरक्षक, और संविधान की संरक्षक होने के नाते लोकतंत्र की भी संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होता है कि क्या वो इस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और नोटिस की प्रक्रिया पर 4 जून की तारीख तक रोक लगा पाने की स्थिति में खुद को पाती है, और क्या वो ऐसा करने का साहस रखती है। न्यायपालिका के साहस पर हम सवाल नहीं उठा सकते, न्यायपालिका की नीयत पर हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन न्यायपालिका की चुप्पी पर, न्यायपालिका की आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है उसकी चुप्पी पर एक नागरिक की हैसियत से सवाल उठाना लाजमी हो जाता है, वरना इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। क्या चुनाव ऐसे होगा जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के टॉप 3 लीडर, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, टॉप 3 लीडर सलाखों के पीछे हो? क्या चुनाव वैसे होगा जब जेएमएम के प्रेसिडेंट और झारखंड की कमान संभाल रहे हेमंत सोरेन जेल के अंदर हो? क्या चुनाव ऐसे होगा कि उद्धव ठाकरे किसी को टिकट देंगे तो उसे ईडी का नोटिस मिल जाएगा? क्या चुनाव ऐसे होगा कि शरद पवार की पार्टी यदि किसी को टिकट दे तो उसके रिकॉर्ड खंगालने शुरू होंगे? और क्या चुनाव इस देश में ऐसे होगा कि एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को, दक्षिण के एक मुख्यमंत्री को, उसकी बेटी को भी ईडी का नोटिस थमा दिया जाएगा? क्या चुनाव ऐसे होगा कि जिस सांसद की सदस्यता तक खत्म कर दी गई महुआ मोइत्रा की, उस सांसद को, उस जिसकी सदस्यता जा चुकी है, उस सांसद को अब सीबीआई और ईडी के माध्यम से चुनाव के दरमियान तय किया जाएगा? फिर वो व्यक्ति क्या चुनाव प्रचार करेगा? कैसे चुनाव प्रचार या कैंपेन करेंगे महुआ मोइत्रा? कैसे अमोल कीर्तिकर कैंपेन करेंगे? कैसे अरविंद केजरीवाल कैंपेन करेंगे? वो भी उस दौर में जिस दौर में अरविंद केजरीवाल पे कोई आरोप साबित नहीं हुए हो। आरोप लगाने वाला व्यक्ति जब उसे गिरफ्तार किया गया तब वो कहता है कि वो केजरीवाल को जानता तक नहीं है। उसके बाद वो कहता है गिरफ्तारी के बाद कि ईडी उस पर दबाव डाल रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दो। उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा देता है, अप्रूवर बन के यानी सरकारी गवाह बन के रिहा होता है, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा देता है और फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैश में पैसे देने की बात करता है। शरत रेड्डी छोड़ दीजिए जिसने आरोप लगाया, क्या हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति है जो कोई ये कहे कि कैश में किसी को पैसा दिया उसे साबित कर पाए? और क्या कैश में कोई किसी को 100 करोड़ रुपया ले जाकर किसी नेता को दे दिया, क्या यह बात पचने लायक है? कि सबसे पहला सवाल तो ईडी और इनकम टैक्स को उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि कैश में 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से। पहला मुकदमा उस व्यक्ति पर होना चाहिए, लेकिन मुकदमा उस पर नहीं होता, जो आरोप उसने लगा दिए उस पर हो रहा है। उसे सीधे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिसे उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया, किस एवज में दिया, उससे कोई सवाल नहीं हो रहा है। और इस लोकतंत्र को जिस ढंग से चलाने की कवायद हो रही है, चंद्रचूड़ साहब ने अपनी भूमिका नहीं निभाई तो डरा हुआ राजा एक मरे हुए लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तब्दील कर सकता है। यहां जरूरत जुडिशियल इंटरवेंशन की है, यहां जरूरत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा इमरजेंसी बटन दबाने की है। क्या वो इमरजेंसी बटन वो दबाने की स्थिति में है? देखते हैं, इंतजार करते हैं। इस देश में लोग याद करते हैं जजों को, विद्वान न्यायाधीशों को, उस रूप में याद करते हैं जिस रूप में वी आर कृष्णैयर को याद करते हैं, उस रूप में याद करते हैं जिस रूप में केशवानंद भारती जजमेंट के जजों को याद करते हैं, उस रूप में याद करते हैं जिस रूप में कपाड़िया साहब को याद करते हैं, और उस रूप में जजों को याद करते हैं जिसमें जस्टिस पीएन भगवती को याद किया जाता है। उस रूप में कतई याद नहीं करते कि जजमेंट के बाद कोई व्यक्ति, रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति सत्ता की कृपा से संसद के किसी सदन का मनोनीत सदस्य हो जाता है। उस रूप में कोई याद नहीं करना चाहता जिस रूप में एक जज, हाई कोर्ट का एक जज इस्तीफा देता है और गांधी और गोडसे में वो फर्क करने की स्थिति में खुद को नहीं पाता और 180 डिग्री पर झुककर किसी दल के नेता के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। डीवाई चंद्रचूड़ की इस देश में एक इज्जत है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को इस देश में लोग उम्मीद की नजर से देखते हैं, और एक ऐसे दौर में उम्मीद सबसे बड़ी तब हो जाती है जब इस देश में चुनाव आयोग जैसी संस्था नाकाम होती हुई प्रतीत होती है। नाकामी के लिए उसको कोई शर्मो हया भी दिखाई नहीं देती, बल्कि नाकामी को
शेरो शायरी से ढकने की कवायद मौजूदा दौर में वो चुनाव आयोग करता है, जिस चुनाव आयोग में नियुक्तियां भी कैसे होती है, ये माननीय न्यायालय ने ही सवाल उठाया था कि क्या इस देश में अब टीएन शेषन जैसे ऑफिसर नहीं मिलते? कैसे मिलेंगे? तभी मिलेंगे जब चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ कराने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट को ये इमरजेंसी बटन दबाएगा। देखते हैं कब दबाया जाता है, वरना ईडी के सहारे लोकतंत्र को ईडी तंत्र बनाने की कवायद जब तक नहीं रुकेगी, इस लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पर आम जनता को शायद ही भरोसा हो पाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।